पीएससी 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार 246 पदों पर भर्ती की गई है और इस मेरिट लिस्ट में रायपुर के स्वप्निल वर्मा दूसरे स्थान पर हैं। मैं अभी उनके घर पर मौजूद हूं और वो अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर मौजूद हैं। जब से 12 बजे से रिज़ल्ट आया तब से लगातार इनका कॉल भी बज रहा है, बधाइयाँ लगातार यहाँ पर मिल रही है। सीधे स्वप्निल से बातचीत करते हैं, किस तरीके से पूरा सफ़र रहा, क्योंकि काफ़ी मेहनत पीएससी में लगती है। जी पिछले 3 साल से लगा हुआ था मैं। उसके पहले असिस्टेंट इंजीनियर था सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में। तो 2021 दिसंबर में वहाँ से रिज़ाइन करके आया था मैं पीएससी की तैयारी के लिए ही। तो पहला प्रीलिम्स जब दिया तो तैयारी थी नहीं, तो पहला प्रीलिम्स काफ़ी अच्छे मार्जिन से रुक गया था। उसके बाद फिर जब दूसरा प्रीलिम्स दिया मैंने तो 2 मार्क्स के मार्जिन से रुका, वो सिली मिस्टेक कुछ हो गए थे। तो उसमें थोड़ा सा लगा कि हो जाना था इस बार, बट फिर वो सेकंड थॉट ये भी था कि अगर अभी हो जाता तो मेंस तैयार तो है नहीं वैसे भी, तो उसको पॉजिटिवली लिया मैंने। और फिर वहाँ से तैयारी अपनी मेंस की, साल भर आंसर राइटिंग वगैरह प्रैक्टिस जो भी है अपने लेवल पे, कोचिंग कहीं से नहीं किया मैंने। तो उसके बाद फिर अब ये पहली बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है और इसमें ही पोस्ट मिल गया। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बीई की है मैंने सिविल इंजीनियरिंग में शंकराचार्य भिलाई से। ये बेसब्री से इंतज़ार था, सबको पता है 20 तारीख को लास्ट वहाँ पर जो इंटरव्यू है वो होता है। कितना बेसब्री से इंतज़ार आप कर रहे थे, पूरा परिवार? रात को कितने बजे तक सोए आप लोग? मैं तो सो ही नहीं पाया हूँ, एक भी मिनट नहीं मिला सोने को। कल रात से ही लगातार फ़ोन, दोस्तों से मिलना, सब घर वाले भी आ गए थे रात में ही, तो सो पाया ही नहीं हूँ। और लगातार अभी कॉल भी बज ही रहा है, तो बस वही चल रहा है कल से। जैसे ही आपने रिजल्ट देखा उस समय कैसे महसूस हुआ आपको? सेकंड टॉप आपने किया पीएससी में। समझ ही नहीं आया कुछ, मतलब वो क्या फीलिंग है वो ना मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ ना मैं समझ पा रहा हूँ। वो अभी भी धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रही है वो चीज़, अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। पहले से तय था, भरोसा था कि सेकंड टॉप मैं करूँगा पीएससी में? मतलब इतना भरोसा तो पीएससी में कोई भी नहीं रख सकता कि मैं सेकंड रैंक ले आऊँगा या सिंगल डिजिट रैंक ले आऊँगा। बस ये था कि अपना बेस्ट दिया था मैंने। पहला मेंस था तो पहले से कोई बेंचमार्क भी नहीं था, मुझे ये नहीं पता था कि हाँ ये लिखने से ऐसा मिलता है या ये चीज़ें लिखने से मार्क्स कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। तो बस ये था कि अपना बेस्ट दे के आया था। और दोस्त पूछते भी थे कि कैसा गया, तो मेरा वही था कि मैंने अपने तरफ से बेस्ट दिया है, बट अब मेरे पास कोई सेट बेंचमार्क नहीं है, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता, ना मैं बता नहीं सकता कि मैंने क्या किया है। ये इस तरीके से सफलता मिली है उसका श्रेय किसे देंगे? और ख़ास तौर पर आपने कोचिंग नहीं की है, लेकिन मार्गदर्शन कहीं से लिया होगा आपने? जी दोस्त हैं काफ़ी मेरे। जब मैं स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करता था, इंजीनियरिंग वाले एग्ज़ाम्स की, तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं, बड़े भैया हैं, सीनियर्स हैं, जो नालंदा परिसर में मैंने पढ़ाई की है अपने पहले जॉब के लिए भी, अभी के लिए भी। तो उन सब के बीच में रहता था तो एक कल्चर डेवलप हो गया था और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि कहाँ जनरल गलतियाँ होती हैं कैंडिडेट्स की, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, तो वो सारी। और उसके साथ घर परिवार वालों का सबका जो सपोर्ट रहा है अनकंडीशनल, चाहे वो रिज़ाइन करने की बात हो उसमें, चाहे वो 2 बार प्री नहीं निकलने में भी, तो सबका सपोर्ट रहा है अनकंडीशनल हमेशा, और वो काफ़ी बूस्ट करती है वो सारी चीज़ें। जनरली लोगों को ये लगता है कि पीएससी में 12 घंटे 13 घंटे की पढ़ाई होती है। आपने कितने घंटे की पढ़ाई की और ये थॉट बना है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस समय एग्ज़ाम पास आता था तो बिल्कुल मैंने भी उतनी पढ़ाई की है। सुबह 7 बजे 8 बजे जितने जल्दी हो पाए नाश्ता करके हम सब, जितना मेरा पीयर ग्रुप है, हम नालंदा चले जाते थे। और फिर रात में आने का कोई समय नहीं होता था, कभी 1:30 बज रहा है, 2 बज रहा है, मतलब जब तक शरीर टूट ना जाए कि हाँ अब सोने की ज़रूरत है तब तक। और बाकी टाइम पे सुबह 9 बजे जा रहे हैं तो रात में 9, तो अब वो ऐसा नहीं है कि 12 घंटे लगातार पढ़ाई, तो उसमें इफेक्टिव 7 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई हो रही है। बाकी फिर घूम लिए, डिस्कस कर लिए, मूड फ्रेश कर लिया थोड़ा, तो ऐसा चलता रहा रेगुलर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने आपको? जी, बधाई दी उन्होंने, और मैं खुद आभार प्रकट करने के लिए गया था कि नालंदा जो उन्होंने बनाया, उन्हीं की देन है, कलेक्टर रहते उन्होंने बिल्कुल। काफ़ी। हाँ। और सबसे बड़ा अगर किसी चीज़ का महत्व मैं बताऊं अपनी जर्नी में, तो नालंदा परिसर का रहा है। तो वहाँ जो एक्सपोजर मिला, वहाँ जो पीयर ग्रुप मिला, और अगर मैं नालंदा नहीं जाता तो शायद मैं इंजीनियरिंग वाली जॉब ही करता रहता। ये चीज़ मेरे दिमाग में कभी क्रॉस भी नहीं करती कि हाँ मैं ये इस जगह पे अपना कैलिबर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर तो सकता हूँ। नालंदा जाने के लिए प्रेरित किसने किया आपको? मैं उसके पहले दिल्ली में था, वापस आया था रायपुर में कुछ समय के लिए, कोचिंग कर रहा था दिल्ली में, ग्रेजुएशन के जस्ट बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। जब मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा वहाँ का तो लगा कि यार नहीं जाना है बाहर, यहीं रहना है, यहीं पढ़ना है, और बस वो एक डिसीजन था, और वहाँ से फिर लाइफ पूरी पूरी चेंज हो गई। ये जिस तरीके से पीएससी में ठीक है, पद कम होते हैं, लोग मेहनत करते हैं 6 साल से 7 साल से, उसके बाद कई लोग टूट भी जाते हैं, कई लोग आगे बढ़ते हैं। आपने जिस तरीके से कहा कि 2 बार आपका प्री नहीं निकला, उसके बाद थर्ड में भी
उस तरीके से सक्सेस का आपको मतलब पहले से ज्ञान नहीं था। तो किस तरीके से आप लोगों को ये कहना चाहेंगे कि हारे ना लोग, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें निकल कर सामने आती है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ऐसी है कि अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए आ रहे हैं तो एक माइंडसेट लेके आना पड़ेगा कि फेलियर्स ज़्यादा हैं यहाँ सक्सेस से। और बस ये है कि फेलियर को फाइनल नहीं मानना है। आप इवॉल्व कीजिए, आप सीखिए कि आपने क्या गलतियाँ की है, क्या कमियाँ रही हैं आपके प्रिपरेशन में, और छोटी छोटी चीज़ें फाइन ट्यूनिंग करना है। और उसके साथ साथ लक का भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मैं खुद मानता हूँ मुझसे बहुत ब्रिलियंट बहुत लोग रहे होंगे, बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, शायद उनको जितना नॉलेज होगा उसका मुझे 50% भी ना हो। बट बात है एप्लीकेशन की, कि आप अपना जो लिमिटेड नॉलेज है उसे अप्लाई कैसे कर रहे हैं और वहाँ वो किस लेवल पर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो बस उसका खेल है, और फिर भगवान की कृपा है, बाकी सब तो। लेकिन इतना तो मानते हैं कि लक भी जरूरी है, रिजल्ट के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल, लक के बिना कुछ भी नहीं है। आप देख रहे होंगे, क्योंकि इस बार चेकिंग भी इतनी टफ हुई है कि मेंस में भी जो 750 क्वालिफाई होने थे वो 650 ही हुए, पहले ही कट गए काफ़ी लोग। और उसके बाद अभी भी एक एक मार्क्स के लिए रैंक बहुत ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो वो सब किस्मत का खेल है। एक लेवल तक आपको आपकी काबिलियत लेके जाएगी, उसके बाद फिर सब कुछ लक पे बेस्ड है। जी। तो देखिए, सफलता जिस तरीके से मिलती है उसमें सबसे ज़्यादा रोल माता पिता का भी होता है। सीधे बातचीत करते हैं, स्वप्निल के पापा हैं, उनसे। जब रिजल्ट आया कैसे महसूस हुआ उस समय, किस तरीके से बधाई आपने अपने बेटों को दी? उस समय तो कोई शब्द ही नहीं थे मेरे पास। बाकी सिर्फ आशीर्वाद ही निकला दिल से। बस जो तो जिस करेगा। तरीके से मेहनत करते थे, पता था कि इस तरीके का रिजल्ट आएगा? जी जी जी, जरूर। इस मेहनत देख के तो समझ आता था कि क्या होने वाला है। हाँ। क्योंकि पूरा जी जान लगा दिया था। बाकी कुछ करना नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जो एम था हाँ। उस पर अडिक्ट था। उनकी माँ भी है, उनसे बातचीत करते हैं। आपको किस तरीके से जिस समय रिजल्ट का पता चला उस समय कैसे महसूस हुआ, और मेहनत देख के क्या लगता था इनके? विश्वास तो था। और जब रिजल्ट आया तो खुशी से खुद उछल पड़ा। और तीनों जग रहे थे, बस इंतज़ार ही था रिजल्ट कब आए कब आए। ये तो निश्चित था कि रैंक आएगा, लिस्ट में नाम है, लेकिन सेकंड आएगा ये नहीं पता था। उम्मीद नहीं थी इसकी। हाँ, क्योंकि पहला ही मेंस था। और वैसे इंटरव्यू के लिए जाते समय बोल के गया था कि अच्छा करके आऊँगा, और वो कर दिखाया। स्वप्निल, ये इंटरव्यू में बहुत सारे इस बार टफ सवाल पूछे गए, खासतौर पर अलग अलग बोर्ड रहता है इंटरव्यू में। आपको किस तरीके से इंटरव्यू के दौरान किस विषय में ज़्यादातर सवाल पूछे गए? मेरा इंटरव्यू काफ़ी डाइवर्स था। सरिता हुई के मैम का बोर्ड मिला था मुझे। तो मैम ने शुरुआत की मेरे सिविल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से, वहाँ से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद कुछ कुछ जो फेमस स्ट्रक्चर्स है, चेनाब ब्रिज हो गया, उसके बारे में उन्होंने पूछा। और फिर जो अटल सेतु है, नवी मुंबई, उसके बारे में उन्होंने पूछा। फिर मुझे वाइट कॉलर मॉड्यूल है टेररिज्म का, अभी जो फरीदाबाद वाले जो, तो उसके बारे में पूछा गया। फिर बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन भी आए, अलग अलग स्टेट्स के गवर्नर। और वो बात फिर न्यूयॉर्क के जो मेयर बने ज़ोहरान ममदानी, वहाँ तक गई। उनका जो ओरिजिन है, उनकी मम्मी जो इंडियन है, वहाँ तक बात गई। रामायण महाभारत के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए मुझे। फिर एक मैम थी पैनल में, उन्होंने मुझे पूछा कि बस्तर में अभी भी जो एजुकेशन का लेवल है बच्चों का, तो वो काफ़ी कम है सारी योजनाओं के बावजूद। तो उसका क्या रीज़न है, मैं क्या कर सकता हूँ अपना। तो पार्टली फैक्चुअल था, पार्टली एनालिटिकल था। और फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा थे इस बार, जैसे कि हर बोर्ड में हुआ है। नहीं, इस बार मैंने देखा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब इंटरव्यू लोगों ने दिलवाया, उसके बाद जब मैंने बात की, लोगों को ना क्लियर नहीं था इस बार ज़्यादा इंटरव्यू दिलवाने के बाद भी। जी जी, हाँ, इस बार वैसा टेस्ट ही था इंटरव्यू का कि बहुत सारे पैनल्स में आप स्टार्टिंग के 10-10, 12-12 क्वेश्चन में सॉरी बोलने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो बेसिकली वो पर्सनैलिटी का टेस्ट लिया जा रहा था। ऐसा लगता है मुझे कि आप पैनिक तो नहीं हो रहे हैं, कि आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चंस नहीं भी पता है, आप 10 क्वेश्चंस भी नहीं बता पाए, बट उसके बाद अगर आप अपना फ्रेम होल्ड कर रहे हैं और उसके बाद आप आगे के जो आंसर्स है वो अच्छे से दे रहे हैं, तो बिल्कुल रिवॉर्ड मिला है। ये जो अभी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों से क्या अपील आप करेंगे? मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि सीजीपीएससी का पैटर्न जो इवॉल्व हो रहा है अभी, पहले काफ़ी स्टैटिक हुआ करता था। जो मेंस का पोर्शन है अब काफ़ी डायनेमिक हो गया है, चेंज हो गया है वो। तो उसके हिसाब से अपने जो पढ़ने का तरीका और जो आंसर्स लिखने का तरीका है उसमें फ़ाइन ट्यून करना पड़ेगा। बस बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, पढ़नी वही चीज़ें हैं, बस उसमें आपको थोड़े से और एक्स्ट्रा डायमेंशंस खोलने पड़ेंगे। थोड़ा सा एनालिटिकल वे में पढ़ना होगा, जैसा यूपीएससी का पैटर्न होता है। तो अगर वो करेंगे तो मैं, क्योंकि एक्चुअली मैंने अगर कुछ मैं अलग आइडेंटिफाई कर पाऊँ, तो बस यही है कि मैं थोड़े से ज़्यादा डायमेंशंस खोलता था अपने आंसर में।
कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करता था। डेटा वही स्टैंडर्ड है जो बाकी सबको याद है, प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा काम किया था मैंने, तो उसका फ़ायदा मिला है। अब तो डिप्टी कलेक्टर बनना तय है आपका। जी जी। आपके मामा कब आए हैं? अब मामा जी कल जगदलपुर में थे, हाँ। रिजल्ट सुने तो वो अपना सब काम छोड़ के तुरंत रायपुर आए यहाँ सुबह ही। कैसा लग रहा है आपको भांजे की खुशी इस सफलता में? ये है कि खुशी अपन जाहिर कैसे करें, ये हो रहा है। मतलब मैं कल बस में था जगदलपुर में, तो मैं लग रहा था कि कितने जल्दी पहुंचूं, कितने जल्दी मुलाकात करूं, कैसे बधाई दूं। मतलब मन में बहुत सारे सवाल हो गए थे कि कैसे मैं जाऊं, कैसे मिलूंगा सामने, कलेक्टर बन गए मामा जी। हाँ, ये बहुत सारा क्वेश्चन था। लेकिन तो निश्चित उसके बाद तौर- इतना हाँ, खुशी हुई जी। कि खुशी कैसे व्यक्त करते जो ना बन नहीं पा रहा है। हाँ। खुशी के साथ साथ भावुकता के पल भी आते बहुत ज़्यादा, हैं। बहुत ज़्यादा, भाव बहुत ज़्यादा। जी। तो देखिए निश्चित तौर पर ये स्वप्निल वर्मा और उनका पूरा परिवार था जिनसे हमने बातचीत की, और जिस तरीके से सफलता हासिल हुई है, काफ़ी मेहनत थी। एग्ज़ाम के समय 12-13 घंटे की पढ़ाई, इसके साथ साथ 2 बार प्री नहीं निकला था स्वप्निल का, उसके बाद भी हार उन्होंने नहीं मानी, और इस बार डिप्टी कलेक्टर का पद उनको मिलने जा रहा है। कैमरामैन सुरेश के साथ हेमंत शर्मा, CJ अनफिल्टर्ड, रायपुर।